आज हमारे सामने बिहार से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स हैं। एक तरफ सरकारी ऑडिट रिपोर्ट है, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स हैं और पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी कुछ फाइलें हैं। ये देखने में तो बिल्कुल अलग अलग लगती हैं। हाँ, ऊपर से देखें तो कोई कनेक्शन नहीं दिखता। एक तरफ इंसानों की तस्करी का इतना घिनौना अपराध है, तो दूसरी तरफ सरकारी खजाने में हो रही करोड़ों की लूट का मामला। और इन सब से अलग राज्य की एक बड़ी सामाजिक नीति शराबबंदी, उस पर अदालत की तीखी टिप्पणी। बिल्कुल। पर आज हमारी कोशिश यही होगी कि इन अलग अलग धागों को एक साथ खींच कर देखें, ये समझने की कोशिश करें कि क्या ये अलग अलग समस्याएं हैं या एक ही बड़ी गहरी बीमारी के अलग अलग लक्षण हैं। हाँ, देखते हैं कि ये हमें बिहार की किस जमीनी हकीकत तक ले जाते हैं। चलिए शुरुआत उस कहानी से करते हैं जहां बात सीधे सीधे इंसानी जिंदगी की है। बिहार के अरवल जिले में हाल ही में पुलिस ने एक रेड लाइट एरिया में एक बड़ी छापेमारी की। जी, ये कार्रवाई कुछ ही दिन पहले की है, 17 दिसंबर को। इसमें पुलिस ने रेस्क्यू फाउंडेशन नाम की एक एनजीओ के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चलाया। और इस छापेमारी में 16 सेक्स वर्कर्स को वहां से निकाला गया। हाँ, और जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है, वो ये कि उनमें 6 लड़कियां नाबालिग थीं। 6 नाबालिग लड़कियां। ये आंकड़ा ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। मौके से 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जिनमें इस रैकेट को चलाने वाली 2 महिलाएं भी शामिल थीं। लेकिन जो बात मुझे यहाँ जो खटक रही है वो ये है कि ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं है। हमारे स्रोतों से पता चलता है कि करीब 1.5 साल पहले मई 2023 में भी ठीक इसी जगह पर ऐसी ही कार्रवाई हुई थी। बिल्कुल। और पैटर्न भी हूबहू वही था। उस वक्त भी पुलिस को खबर मिली थी कि थिएटर में डांस कराने के बहाने दूसरे राज्यों जैसे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लड़कियों को लाया जाता है। अच्छा। फिर उन्हें बंधक बनाकर, डरा धमकाकर, वेश्यावृत्ति के धंधे में धकेल दिया जाता था। उस कार्रवाई में भी 12 लड़कियों को छुड़ाया गया था। तो इसका मतलब ये है कि एक रैकेट पकड़ा जाता है, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं और फिर कुछ ही महीनों में सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। हाँ, ये तो एक घूमते हुए दरवाजे जैसा लगता है, जहां अपराधी अंदर बाहर होते रहते हैं। सही कहा। लेकिन इस बार की कार्रवाई में एक बात थोड़ी अलग है। प्रशासन इसे नया सवेरा अभियान का हिस्सा बता रहा है। नया सवेरा अभियान? जी। कई थानों की पुलिस का एक साथ शामिल होना और एक एनजीओ की मदद लेना, यह दिखाता है कि शायद अब इसे एक स्थानीय अपराध की तरह नहीं, बल्कि एक संगठित मानव तस्करी नेटवर्क के तौर पर देखा जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि लड़कियां दूसरे राज्यों से लाई जा रही थीं। बिल्कुल। ये सिर्फ अरवल का मामला नहीं है, बल्कि एक इंटरस्टेट सिंडिकेट है। मानव तस्करी का एक संगठित नेटवर्क। इस बात को जरा पकड़ कर रखते हैं, क्योंकि अब हम अपराध की दुनिया के एक दूसरे पहलू की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा। हमने देखा कि कैसे ये सिंडिकेट इंसानी जिंदगियों को निशाना बना रहा है। लेकिन क्या हो जब ऐसा ही कोई संगठित गिरोह राज्य के खजाने को ही निशाना बनाने लगे? अवैध खनन वाला मामला। हाँ, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट हमें इसी कहानी के दूसरे और शायद कहीं ज्यादा बड़े पहलू से मिलवाती है। ये रिपोर्ट बिहार में खनिज संसाधनों, खासकर बालू के खनन के मैनेजमेंट पर है। और ये किसी सरकारी फाइल की तरह नहीं, बल्कि एक क्राइम थ्रिलर की तरह पढ़ी जाती है। इसका पहला ही पन्ना एक बड़ी गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है। रिपोर्ट बताती है कि डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट्स यानी डीएसआरस तैयार करने में भयानक देरी हुई। एक मिनट, ये डीएसआर क्या होता है और इसकी देरी से क्या फर्क पड़ता है? देखिए, डीएसआर वो बुनियाद है जिसके आधार पर तय होता है कि किस इलाके में कितना खनिज है और उसकी नीलामी किस रेट पर होनी चाहिए। ठीक है। इसे तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने में ही 19 महीने लगा दिए गए। 19 महीने? जी। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि नीलामी पुराने कम रेट पर होती रही और सरकार को सीधे सीधे राजस्व का नुकसान होता रहा। ये ऐसा है कि आपको सोने की कीमत पता है, पर आप उसे चांदी के भाव पर बेच रहे हैं क्योंकि आपने कीमत अपडेट करने वाली फाइल ही नहीं खोली। और ये तो बस शुरुआत है। रिपोर्ट में असली रोमांच तो तब आता है जब कैग जासूसों की तरह काम करना शुरू करता है। हाँ, उन्होंने गूगल अर्थ प्रो की सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल किया और जो मिला वो हैरान करने वाला था। क्या मिला? उन्होंने पाया कि खनन उन जगहों पर भी हो रहा था जहां ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है, पुलों के पास, हाई टेंशन टावरों के नीचे। जी बिल्कुल वही। रोहतास के पुरहार बालू घाट का मामला इसका सीधा उदाहरण है। वहां 26 बालू घाटों में से 16 में खनन उस दायरे के बाहर हो रहा था जिसकी इजाजत दी गई थी। ये साफ साफ नियमों की धज्जियां उड़ाना है। और इससे जो सरकारी खजाने को चूना लगा, उसके आंकड़े तो होश उड़ाने वाले हैं।
हाँ, रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 20,700 मामलों में करीब 229 करोड़ रुपए का राजस्व बकाया था। 229 करोड़? ये पैसा सरकार तक पहुंचा ही नहीं। नहीं पहुंचा। और चोरी का तरीका देखिए, वो तो और भी कमाल का है। जब ई चालान के डेटा की जांच की गई तो पता चला कि बालू और पत्थर ढोने के लिए जिन गाड़ियों का इस्तेमाल दिखाया गया वो थी मोटरसाइकिल, बसें और ऑटो रिक्शा। क्या मोटरसाइकिल पर बालू ढोया जा रहा था? ये कैसे मुमकिन है? यही तो इस सिस्टम का मजाक है। एक मामले में तो एक मोटरसाइकिल को एक ही दिन में 181 बार बालू ढोते हुए दिखाया गया। 181 बार? वो मोटरसाइकिल थी या कोई सुपरसोनिक जेट? ये दिखाता है कि धांधली करने वालों को किसी का डर ही नहीं था। उन्हें पता था कि कोई जांच करने वाला नहीं है, इसलिए कागज पर कुछ भी लिख दो, सब चलेगा। लेकिन कोई तो होगा जिसकी जिम्मेदारी होगी ये सब देखने की, कोई विभाग, कोई अधिकारी। यहीं पर इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ आता है। कैग रिपोर्ट बताती है कि इस लूट की वजह क्या थी। साल 2020-21 में डिप्टी डायरेक्टर ऑफ माइंस के 100% पद खाली थे। 100%? मतलब एक भी नहीं? जिस विभाग पर करोड़ों की निगरानी का जिम्मा था, उसमें कोई निगरानी करने वाला था ही नहीं। एक भी नहीं? और माइंस इंस्पेक्टर के 97% पद खाली थे। ओह! अब आप ही सोचिए, जब मैदान में रेफरी ना हो तो खिलाड़ी तो अपनी मनमानी करेंगे ही। इसे सिर्फ चूक या लापरवाही कहना भी शायद सही नहीं होगा। ये एक डिजाइन की हुई विफलता लगती है ना? बिल्कुल। ये तो सिस्टम को जानबूझकर अंधा बनाने जैसा है। जब देखने वाला ही कोई नहीं होगा तो लूट तो होगी। और पैसों का कुप्रबंधन सिर्फ राजस्व वसूली में ही नहीं था। एक और बात सामने आई है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड के बारे में। हाँ, और ये सबसे निराशाजनक बात है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन यानी डीएमएफ फंड, ये वो पैसा है जो खनन कंपनियां उन इलाकों के विकास के लिए देती हैं जहां की जमीन खोदकर वो मुनाफा कमाती हैं। इस पैसे से वहां स्कूल, अस्पताल बनने चाहिए। जी, ये उन लोगों का हक है जिनकी जमीन और पर्यावरण की कीमत पर यह खनन होता है। लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ? भोजपुर जिले में करीब 7 करोड़ रुपया बैंक खाते में पड़े पड़े धूल फांकते रहे। उनका कोई इस्तेमाल ही नहीं हुआ। 7 करोड़ रुपए ऐसे ही पड़े रहे? हाँ, और तो और उसी फंड से लगभग 90 लाख रुपए गलती से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दिए गए। क्या? जी, मतलब जिस पैसे से गरीबों की मदद होनी थी वो सरकारी विभागों के बीच ही घूमता रहा। ये सिर्फ पैसों की बर्बादी नहीं है, ये उन लोगों के साथ धोखा है जिनके लिए ये फंड बनाया गया था। तो एक तरफ इंसानों की तस्करी का नेटवर्क, दूसरी तरफ रेत की संगठित लूट जिसमें सिस्टम को जानबूझकर पंगु बना दिया गया। ये दोनों मामले ऊपर से देखने में बिल्कुल अलग लगते हैं, पर है नहीं। इन दोनों की जड़ एक ही है। एक ऐसा सिंडिकेट जो अधिकारियों की मिलीभगत के बिना चल ही नहीं सकता। अच्छा। बालू माफिया का मामला इसे आईने की तरह साफ कर देता है। एक रिपोर्ट बताती है कि बालू की असली कीमत और बाजार की कीमत में जमीन आसमान का फर्क है। सरकार को टैक्स वगैरह मिलाकर 100 क्यूबिक फीट बालू पर करीब 520 रुपए मिलते हैं। और बाजार में यही बालू 6,000 से 8,000 रुपए में बिकता है। 10 गुना से भी ज्यादा का मुनाफा। यही वो काला पैसा है जो इस पूरे अवैध कारोबार को चलाता है और पूरे सिस्टम को भ्रष्ट करता है। और इस गठजोड़ का कोई सबूत है? बिल्कुल। एक बहुत ही विस्फोटक उदाहरण सारण जिले के तत्कालीन डीएम दीपक आनंद के मामले में मिलता है। उन्होंने हिम्मत दिखाई और बालू माफिया और पुलिस के गठजोड़ पर सरकार को एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट भेजी। उन्होंने रिपोर्ट भेजी थी? हाँ, और उस रिपोर्ट में उन्होंने जिले के तत्कालीन एसपी पंकज कुमार राज की मिलीभगत का भी साफ साफ जिक्र किया था। उन्होंने 200 से ज्यादा अवैध बालू से लदे ट्रक भी जब्त किए थे। ये तो एक ईमानदार अधिकारी का बहुत साहसी कदम था। फिर सरकार ने जरूर उस एसपी पर कार्रवाई की होगी। हुआ ठीक इसका उल्टा। मतलब? कुछ ही महीनों के बाद भ्रष्टाचार निरोधक विंग ने उस रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के बजाय खुद आईएएस अधिकारी दीपक आनंद के ठिकानों पर छापा मार दिया और उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर दिया। ये तो अविश्वसनीय है। जबकि जिस आईपीएस अधिकारी का नाम रिपोर्ट में था उन पर कोई आंच नहीं आई। मतलब जिसने सिस्टम की गंदगी को उजागर करने की कोशिश की, सिस्टम ने उसी को निशाना बना दिया। यही तो दीपक आनंद ने बाद में एक बयान दिया जो इस पूरे गठजोड़ की गंभीरता को बताता है। उन्होंने कहा, सब कुछ सरकार की जानकारी में है। सब कुछ सरकार की जानकारी में है। ये क्लासिक पैटर्न है। ये बाकी ईमानदार अधिकारियों के लिए एक संदेश है कि अगर आप इस सिंडिकेट के खिलाफ जाएंगे तो आपको ही कीमत चुकानी पड़ेगी। ये एक चिलिंग इफेक्ट पैदा करता है जिससे कोई और आवाज उठाने की हिम्मत ना करे। और यही पैटर्न अधिकारियों की मिलीभगत और कमजोर लोगों पर कार्रवाई का हमें एक और बड़े नीतिगत फैसले में भी दिखाई देता है, बिहार की शराबबंदी।
अप्रैल 2016 में जब ये कानून लागू हुआ तो इसे एक बड़े सामाजिक सुधार के तौर पर पेश किया गया था। आंकड़े भी बताते हैं कि 6,40,000 से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई हुई है। यहाँ तक कि 9 लोगों को मौत की सजा भी सुनाई गई है। हाँ, सुनने में तो लगता है कि कानून बहुत सख्ती से लागू हो रहा है। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इस कानून के दूसरे, ज्यादा स्याह पहलू को उजागर किया है। जी। जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने हाल ही में एक फैसले में एक ऐसी टिप्पणी की है जो अपने आप में बहुत बड़ी है। उन्होंने कहा कि ये कानून इतिहास के गलत पक्ष में खड़ा हो गया है। इतिहास के गलत पक्ष में एक देशी कानून के बारे में अदालत की तरफ से ये बहुत बहुत बड़ी टिप्पणी है। आखिर कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? देखिए, अदालत का मानना है कि अच्छे इरादे जमीनी हकीकत से मेल नहीं खा रहे। कोर्ट ने साफ कहा कि इस कानून ने एक नए तरह के अपराध को जन्म दे दिया है, शराब की तस्करी का एक संगठित नेटवर्क। और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा कौन भुगत रहा है? राज्य का गरीब तबका। या तो वो थोड़ी सी शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं और सालों तक जेल में सड़ते हैं, या फिर जहरीली शराब पीकर अपनी जान गंवा देते हैं। और क्या अदालत ने इस तस्करी के नेटवर्क और अधिकारियों की भूमिका पर भी कुछ कहा? हाँ, और यही बात इसे बालू माफिया वाले मामले से जोड़ती है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यहां तक कह दिया कि पुलिस, उत्पाद शुल्क, वाणिज्यिक कर और परिवहन विभागों के अधिकारी इस शराबबंदी का स्वागत करते हैं, क्योंकि उससे उन्हें बड़ा आर्थिक लाभ होता है। ओह, ये कोई आरोप नहीं है, ये अदालत के फैसले का हिस्सा है। मतलब अदालत सीधे सीधे कह रही है कि जिन लोगों पर कानून लागू करने की जिम्मेदारी है वही इससे सबसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल। तो अब तस्वीर देखिए, अवैध खनन और अवैध शराब दोनों में एक जैसा पैटर्न दिखता है। तस्करी का एक संगठित नेटवर्क, अधिकारियों की मिलीभगत, और सजा सिर्फ किसे मिल रही है? कमजोर और गरीब लोगों को। दोनों ही मामलों में एक समानांतर अवैध अर्थव्यवस्था चल रही है जो सिस्टम के भीतर बैठे लोगों की जेबें भर रही है। तो जहां से हमने शुरू किया था, अब वापस वहीं आते हैं। अरवल में चल रहा मानव तस्करी का रैकेट, कैग रिपोर्ट में उजागर हुई अरबों की लूट और शराबबंदी कानून की नाकामी, ये अलग अलग घटनाएं नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल भी अलग अलग नहीं है। ये एक ही गहरी और प्रणालीगत चुनौती के अलग अलग चेहरे हैं। ये सभी स्रोत मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां नागरिकों की सुरक्षा और सरकारी खजाने की रक्षा के लिए बनाए गए सिस्टम या तो पूरी तरह फेल हो चुके हैं या फिर उनका दुरुपयोग हो रहा है, और वो भी उन्हीं लोगों द्वारा जिनकी जिम्मेदारी उन्हें चलाने की है। तो आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मन में उठता है। जब सिस्टम में ही इतनी खामियां हों, जब निगरानी के पद जानबूझकर खाली रखे जाएं, जब फंड का दुरुपयोग हो रहा हो और जब कानून लागू करने वालों की नीयत पर ही अदालत सवाल उठा रही हो, तो फिर आगे का रास्ता क्या है? कैग रिपोर्ट के अंत में सरकार के जवाब का जिक्र है। सरकार ने कहा है कि अवैध खनन को नियंत्रित करने में संदिग्ध भूमिका वाले कई अधिकारियों के खिलाफ अनुकरणीय कार्रवाई की गई है। और यही जवाब हमारे लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाता है। क्या कुछ व्यक्तियों पर कार्रवाई करने से उस समस्या का समाधान हो सकता है जिसकी जड़ें पूरे सिस्टम में फैली हुई हैं? या फिर बिहार को एक ज्यादा बुनियादी, एक ज्यादा गहरे और शायद एक ज्यादा मुश्किल सुधार की जरूरत है जो सिर्फ व्यक्तियों को नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था की जवाबदेही तय करे? आज हमारे सामने बिहार से